हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्र लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग देश विभाजन की परिस्थितियाँ इस तथ्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उन्हीं परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे देखें। देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण एक आकस्मिक घटना नहीं थी। वस्तुतः 1937 के पश्चात की परिस्थितियों ने इसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, जिसमें लीग की सांप्रदायिक राजनीति अपने उग्र रूप में पहुंच गई और अंततः देश का विभाजन हो गया। इस प्रकार देश का विभाजन मुस्लिम लीग की उग्र सांप्रदायिकता की नीति के कारण हुआ था। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आखिर लीग के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया? लीग उग्र सांप्रदायिकतावादी क्यों बन गई? तो प्रस्तुत संदर्भ में हम लोग 3 तथ्यों पर विचार करेंगे। पहला, 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव परिणाम। दूसरा, कि व्यापक जनसहभागिता पर चलाए जाने वाले वामपंथी आंदोलनों की उग्रता। जैसा कि आपको पता है कि 1930 के दशक में वामपंथी आंदोलन अपने उग्र रूप में चलने लगे। और तीसरा, औपनिवेशिक शासन की इसमें क्या भूमिका थी। तो आइए इन 3 मुख्य तथ्यों पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के परिणाम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 1937 के पश्चात मुस्लिम लीग के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो गया। इसमें 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के परिणामों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन चुनाव परिणामों के अनुसार मुस्लिमों के लिए आरक्षित कुल 492 सीटों में से मात्र 109 पर ही लीग को जीत मिली थी, जो कुल मुस्लिम सीटों का लगभग 2.5% 2.5% और कुल मुस्लिम मतों का केवल 4.8% 4.8% ही था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि मुस्लिम लीग की लोकप्रियता जो है वह साधारण मुस्लिम वर्ग अर्थात निम्न एवं मध्यम वर्ग में नहीं है। जो थोड़े बहुत मत लीग को प्राप्त हुए हैं वो उच्च भूमिपतियों तथा कुछ वफादार लोगों से ही प्राप्त हुए हैं। तो इससे लीग के समक्ष उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। उसका सर्वाइवल अब खतरे में पड़ गया। अब लीग ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए जनाधार विकसित करने हेतु उग्र सांप्रदायिक मांगों को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया तथा भारत में इस्लाम खतरे में है इसका नारा बुलंद करने लगी। मुस्लिम लीग की जो यह प्रवृत्ति थी उग्र सांप्रदायिकता की, उस समय और बढ़ गई जब कांग्रेस ने मुसलमानों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। क्योंकि जो ये चुनाव परिणाम थे 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के, वह मुसलमानों के तरफ से कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं थे। जैसे आइए इसे देखें कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से 58 अर्थात 58 पर ही चुनाव लड़ी थी और इसमें से भी केवल 26 पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। तो इस प्रकार मुसलमानों के बीच कांग्रेस की पैठ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया। इससे लीग चिढ़ गई और अंततः अपना आधार मजबूत करने के लिए
लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 1940 के अपने लाहौर अधिवेशन में पृथक देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लीग के इस पृथकतावादी दृष्टिकोण अपनाने का एक कारण यह भी था कि 1937 तक जिन्ना की प्रायः सभी सांप्रदायिक मांगों को कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी। अब पृथक राष्ट्र के सिवाय अन्य कोई भी मांग लीग की शेष नहीं थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर भी आप नजर डालें कि 1937 के चुनाव परिणाम हिंदू सांप्रदायिकतावादियों के लिए भी प्रतिकूल थे। विशेषकर 1938 में नेहरू एवं सुभाष बोस जैसे नेताओं के दबाव में आकर के कांग्रेस ने जब इन्हें निष्कासित करना आरंभ किया, तब इनके समक्ष भी अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। अतः इन्होंने भी उग्र सांप्रदायिकता की रणनीति अपनाई और हिंदू तथा मुसलमानों को दो भिन्न संस्कृति एवं राष्ट्र बताने लगे, ये हिंदू सांप्रदायिकतावादी। तो इस प्रकार हिंदू एवं मुसलमान दोनों सांप्रदायिकतावादियों ने एक दूसरे को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया। आगे बढ़े। अब हम लोग व्यापक जनसहभागिता पर चलाए जाने वाले वामपंथी आंदोलनों की उग्रता पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 1930 के दशक में व्यापक जनसहभागिता पर आधारित वामपंथी आंदोलन चलाए जाने लगे थे, जो काफी उग्र थे। तो इन वामपंथी आंदोलनों की उग्रता ने भी सामंती तत्वों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया था। अतः इन निहित स्वार्थों ने सांप्रदायिकता को खुला समर्थन देकर के राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास किया। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। तो इससे सांप्रदायिकता और अधिक मजबूत हुई। आगे बढ़ें। अब हम लोग औपनिवेशिक शासन की चाल को देखेंगे कि कैसे अपने नीतियों से इसने मुस्लिम लीग की उग्र सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन प्रदान किया। तो औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने सांप्रदायिकता को संरक्षण प्रदान करते हुए देश विभाजन का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि औपनिवेशिक शासन का यह प्रयास 1937 के पूर्व से ही चल रहा था। जैसे कि 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान उन्होंने किया था। तो इस तरह से आरंभ से ही वह मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रही थी। इससे हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच खाई तो पैदा हो ही चुकी थी। इसके अतिरिक्त भूमिपतियों एवं अनुसूचित जातियों को खड़ा कर तथा भाषाई प्रांतों के मुद्दे पर संघर्ष करवाकर राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने की नीति भी अपनाई गई थी। लेकिन भारतीयों को विभाजित कर राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमजोर करने की नीति कारगर नहीं हो सकी थी। अतः सांप्रदायिकता ही एकमात्र हथियार था जिसे वे अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उन्होंने ऐसा किया भी। आइए इसे देखें। सबसे पहले हम लोग 1940 के अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस काल में जो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, जो प्रस्ताव रखे गए, उस पर एक अलग से अध्ययन सामग्री मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इन प्रस्तावों के केवल उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर कांग्रेस ने यह मांग प्रस्तुत की कि युद्ध के तुरंत बाद भारत को स्वतंत्रता मिले और अभी अंतरिम सरकार का गठन हो। वायसराय उस समय लिनलिथगो थे। इन्होंने युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने की बात कही और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता स्वीकार करते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावों में यह स्पष्ट था कि युद्ध के पश्चात बनाए गए संविधान को
इसी शर्त पर स्वीकार किया जाएगा कि यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत इस नए संविधान को स्वीकार नहीं करता है तो वह ब्रिटेन से अलग से समझौता कर सकता है। ऐसा करने वाले प्रांतों के लिए सरकार एक अलग संविधान को मान्यता देगी। तो क्रिप्स मिशन योजना में अप्रत्यक्ष रूप से पृथक राष्ट्र की लीग की मांग स्वीकार कर ली गई थी, परंतु स्पष्ट उल्लिखित नहीं होने के कारण लीग ने क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ें। अब हम लोग 1945 के वेवेल योजना को देखें। तो युद्ध की समाप्ति के पश्चात वेवेल ने सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें क्रिप्स प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें केवल मुख्य सेनापति को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भारतीय नेताओं को होना था। इस परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर बराबर होनी थी, परंतु लीग के इस अड़ियल रवैये के कारण कि मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ लीग ही करेगी, यह सम्मेलन असफल घोषित कर दिया गया। कांग्रेस का मानना था कि मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि कांग्रेस का भी मुस्लिमों में जनाधार है और वह मुस्लिमों की भी पार्टी है। तो शिमला सम्मेलन के असफल होने से यह स्पष्ट हो गया कि लीग की वीटो शक्ति काफी शक्तिशाली थी, अर्थात औपनिवेशिक सरकार ने लीग की मांग का समर्थन किया। आगे बढ़ें। इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन ने लीग की सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देकर इसे काफी बढ़ा दिया। इसका परिणाम हुआ कि 1945-46 के चुनावों में लीग की शक्ति काफी सुदृढ़ हो गई। इसने उत्तर पश्चिमी प्रांत को छोड़कर शेष सभी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में अधिक स्थान प्राप्त किए। उसे कुल मुस्लिम जनसंख्या का 75% अर्थात 75% मत प्राप्त हुआ। तो 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव और 1945-46 के चुनाव में लीग की शक्ति काफी बढ़ गई। यह सरकार द्वारा 1940 से 1946 के बीच की अवधि में लीग के पृथकतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने का नतीजा था। लेकिन 1946 के बाद के वर्षों में जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना सरकार की मजबूरी हो गई, तब अखंड भारत की ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में उपयोगिता का उसे एहसास हुआ। जैसा कि आपको पता है कि जो ये कॉमनवेल्थ है वह ब्रिटेन के औपनिवेशिक देशों का एक संगठन है। तो इस कॉमनवेल्थ में अखंड भारत की उपयोगिता सरकार को महसूस होने लगी और तब वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए उसने प्रयास प्रारंभ किए। परंतु तब तक लीग जो थी उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अब सरकार पृथक राष्ट्र की लीग की मांग अस्वीकार कर हिंदू मुस्लिम समझौते के प्रयास करने लगी, जो विफल हो गए। आइए इसे देखें। इसमें मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना 1946 पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1946 में इटली ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अल्पसंख्यक दल को बहुसंख्यक दल की प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसे भारत की संवैधानिक समस्या को हल करना था। तो इस शिष्टमंडल में इस जो शिष्टमंडल आया, इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रांतों के समूहीकरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसके अनुसार भारतीय संघ के अधीन विभिन्न हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना था। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया जाना था और 16 वर्ष की अवधि के बाद प्रांतीय समूहों को अपने अधिकार या संविधान में परिवर्तन की मांग प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया था। आगे बढ़ें।
यद्यपि इस योजना में पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, परंतु प्रांतों के समूहीकरण एवं पूर्ण स्वशासन से पाकिस्तान का सार अवश्य मिल गया था और असंतुष्ट होते हुए भी कांग्रेस एवं लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को शिष्टमंडल योजना के अंतर्गत अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस अपने अन्य सहयोगियों के साथ 296 सदस्यीय संविधान सभा में 211 सीटें प्राप्त कर ली, लेकिन लीग को मात्र 78 सीटें मिली, 78। अतः लीग ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक हो जाने के भय से कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। अब लीग ने पाकिस्तान के लिए हिंदुओं से सीधे संघर्ष छेड़ दिया और 16 अगस्त 1946 को इसके लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसका दुष्परिणाम व्यापक सांप्रदायिक दंगों के रूप में हुआ और देश विभाजन तक सांप्रदायिकता का नंगा नाच होता रहा। आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिम सरकार का गठन। तो लीग द्वारा जब कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया गया तो उसके बाद वेवेल ने ब्रिटिश शासन के दबाव में आकर के कांग्रेस को ही अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया, इससे आप परिचित हैं। लेकिन गृह युद्ध की आशंका को समाप्त करने के लिए वेवेल के प्रयत्नों से लीग भी बाद में इस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, परंतु इसका उद्देश्य जो था सरकार को अंदर से तोड़ना एवं उसके कार्यों में बाधा पहुंचाना था। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय जो था वह लीग के मंत्री थे, लियाकत अली खान उनके पास था, और यह लियाकत अली खान जो थे वो अन्य विभागों के कार्यों में रुकावट डालने लगे। इसी प्रकार अव्यवस्था की स्थिति में कानून व्यवस्था का कार्य भी नहीं हो पा रहा था। सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, औपनिवेशिक सरकार प्रयास कर नहीं रही थी, या जो प्रयास कर रही थी वो अनमने ढंग से कर रही थी, तो स्थिति बहुत विकट हो गई। अब 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना को देखते हैं। तो इस अवधि में लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए पूरे देश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच किया। अंतरिम सरकार के अंदर भी इसने कार्य चलाना मुश्किल कर दिया। भारत की सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं जान पड़ता था। इसी बीच 20 जून 1947 को इटली ने घोषणा कर दी कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अतः कांग्रेस ने पुनः लीग से समझौते का प्रयास किया, लेकिन लीग पृथक राष्ट्र की मांग पर अड़ी रही। कोई रास्ता नहीं निकलता देख कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो गई और महात्मा गांधी ने भी इस विभाजन को मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। आगे बढ़ें। अतः नए वायसराय माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार की सहमति से भारत स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव रखा, जिसमें देश विभाजन भी शामिल था, और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत एवं पाकिस्तान नाम से 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। तो इस प्रकार इन परिस्थितियों में देश का विभाजन हो गया। अब देश के विभाजन में कांग्रेस का उत्तरदायित्व, इस तथ्य पर भी हम लोग एक नज़र डाल लें। तो दोस्तों, विद्वानों का एक वर्ग, विशेष रूप से मार्क्सवादियों की यह मान्यता है कि विभाजन के लिए कांग्रेस दोषी थी। इनका तर्क है कि इटली के स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए जाने के बाद कांग्रेसी पद के लोभ में पड़ गए और सांप्रदायिक समस्या का हल खोजे बगैर विभाजन को स्वीकार कर लिया। लेकिन वास्तविकता यह है
कि कांग्रेस ने विभाजन तभी स्वीकार किया जब लीग से समझौते के सारे प्रयास विफल हो गए। फिर भी लीग की उग्र सांप्रदायिक मांग के लिए कांग्रेस को उत्तरदायी तो अवश्य ठहराया जा सकता है। वस्तुतः 1916 के लखनऊ के कांग्रेस लीग समझौता, जिसमें कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था और बाद के वर्षों में लीग के सभी जायज एवं नाजायज सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर जिन्ना को उग्र सांप्रदायिक बनाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर एक सांप्रदायिक मांग को स्वीकार किए जाने के बाद जिन्ना की मांग क्रमशः उग्र होती चली गई। आवश्यकता सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रत्येक मोर्चे पर आरंभ से लड़े जाने की थी, जिसमें कांग्रेस अवश्य विफल साबित हुई। तो दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके आप प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।